अगेन बेटा, हमारा चैप्टर 3 नियोजित विकास की राजनीति। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने बात किया बेटे कि कैसे जो है हमने एक आर्थिक विकास की बुनियाद रखी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खड़ा किया गया। उसमें हमने बात की थी, चाहे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टेब्लिश हुई उस टाइम में, चाहे रोड और ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन की बात की, और इवन आप बात कर सकते हो कृषि के क्षेत्र में, जिससे आने वाले सालों में जिसका फायदा भारत ने उठाया, वो जैसे आपके डैम के प्रोजेक्ट हैं, चाहे हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट हो या भाखड़ा नंगल डैम प्रोजेक्ट की बात की, ठीक है ना। तो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया हमारे देश में नियोजित विकास के लिए, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हो या फिर कृषि के क्षेत्र में बिजली का उत्पादन होगा और पानी के लिए मिलेगा इरिगेशन के लिए, तो डेफिनेटली जो कृषि का विकास होने वाला है। तो ये तो आपने बात की पिछले टॉपिक की। आज हमारा जो टॉपिक है लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, और खाद्य संकट भी आज हम पढ़ने वाले हैं, खाद्य संकट, ठीक है ना। जो आपका फूड की प्रॉब्लम है उसको भी आज देखने वाले हैं। तो पहले बात कर लेते हैं लैंड रिफॉर्म्स की। प्री कॉलोनियल पीरियड से ही, जब देश में ब्रिटिशर्स का शासन था, ब्रिटिश इंडिया के टाइम की बात कर रहे हैं, उसी पीरियड से हमारे देश में जमींदारी व्यवस्था थी। जमींदारी व्यवस्था का क्या मतलब हुआ कि समाज के अंदर एक जमींदार वर्ग था और जो भूमि का जो ओनरशिप है उन्हीं के पास से थी। हालांकि उनको जमीन से कुछ, खेती करने से कुछ लेना देना नहीं है, वो जमीन के मालिक जरूर थे, लेकिन काम जमीन पर, वो खेती का कार्य उस जमीन पर नहीं करते थे उस पीरियड में। और इसके लिए वहां पर जो बेचारे किसान वर्ग है, जो गरीब है, वो उनके यहाँ खेती में काम करते थे। तो इस दिशा में कुछ प्रयास किए गए। एबोलिशन ऑफ द कॉलोनियल सिस्टम ऑफ जमींदारी जो सिस्टम था उसको कुछ खत्म करने की दिशा में कुछ डिसीजन लिए गए सरकार की तरफ से कि ये जमींदारी सिस्टम है, उसके लिए एक कानून लेके आए ताकि जमींदारी सिस्टम खत्म हो और इसका जमीन का इक्वलाइजेशन हो। समाज के अंदर जो हमारे देश के नागरिक है उनके अंदर बराबर जमीन को, खेती की जमीन को बांट दिया जाए। हालांकि वो एक डिबेट का विषय है, कितना कहाँ तक हम सक्सेस हुए बात करेंगे उसके बारे में भी। दूसरा फिर है जमीन को एक ब्रिंगिंग स्मॉल पीसेस टुगेदर, जो जमीन के अलग अलग जगह पर, मान लो कि एक ही मालिक के पास में एक खेत यहाँ पर है, दूसरा खेत काफी दूर है, तो अब इस भूमि सुधार में हमने क्या किया, जमीन को एक साथ में कर दिया गया, एक मालिक की जमीन को एक साथ कर दिया गया। तो इससे क्या हुआ, किसान को खेती करने में आसानी हुई। किस तरह से आसानी हुई कि एक कुएं से ही सिंचाई कर सकता है, उसका पानी का जो सोर्स है एक से कर सकता नहीं, तो उसको हर जगह पानी के लिए, अवेलेबिलिटी के लिए प्रयास करने हुए। तो यह सिस्टम किया गया, लेकिन प्राइमरीली इसका कुछ थोड़ा बहुत रिजल्ट बेनिफिट सामने आया, लेकिन अगर कुल मिला के देखा तो जो जमींदार हैं वो इतने इन्फ्लुएंस थे उस टाइम, उनका पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इतना था कि बहुत ज़्यादा जो लैंड के रिफॉर्म्स किए गए, प्रैक्टिकली ग्राउंड में उनको अमल में लाने के लिए सरकार की तरफ से बना तो दिए गए कानून, लेकिन धरातल पर वो कानून लागू नहीं हुए। और जैसे तैसे दांव पेच के साथ में जमींदार अपनी जमीन के ऊपर काबिज रहे, उनकी जमीन का बहुत ज्यादा बंटवारा दूसरे वर्गों तक नहीं मिल पाया। जरूर ये जो टुकड़े टुकड़े एक साथ में आ गए, लेकिन एक साथ ये एक कह सकते हो एक भूमि की सुधार की दिशा में एक पहला कदम था, आंशिक रूप से इसमें सफलता मिली। अब जो दूसरा अपना टॉपिक है, दैट इज द वेरी मस्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खाद्य संकट की बात करेंगे हम, फूड की प्रॉब्लम की बात करेंगे, जो एक इंसान के जिंदा रहने के लिए एक न्यूट्रिशियस फूड की जरूरत है, जो एक मिनिमम कैलोरी होती है, कैलोरी रिक्वायरमेंट है पर डे। एक स्वस्थ आदमी को बोलते हैं कि 2450 कैलोरी भोजन से जो एनर्जी मिलती है उतना मिलना चाहिए। लेकिन ये एक दौर था 1940 और 50 के दौर की, अगर बात करें 1940 एंड 50 के ड्यूरेशन में, जरूर हमारे देश की जो जनसंख्या बढ़ रही थी
उसके अनुपात में अनाज का उत्पादन से कहीं ज्यादा रहा। ये तो बात करें हम 1940 और 50 की ड्यूरेशन की, लेकिन इसके बाद में 1962 से 65 का एक ड्यूरेशन आता है। जैसा कि आप जानते हो 1962 से लेकर 65 में भारत को 2 युद्धों का सामना करना पड़ा अपने पड़ोसी देशों के साथ में। 1962 में हमारा युद्ध हुआ चाइना के साथ में, चाइना ने भारत देश के ऊपर एक आक्रमण कर दिया, और 65 में भारत का पाकिस्तान के साथ में युद्ध हुआ। तो इस पीरियड में युद्ध से क्या होता है, जो आपके पास में विदेशी मुद्रा है ना, उसका आप कहीं ना कहीं साजो सामान मिलिट्री के लिए खरीदते हैं, और फिर आपके यहाँ पर उसी पीरियड में आर्थिक संकट भी आ गया। 1965 से 67 का जो ड्यूरेशन है, यहाँ का ये जो पीरियड है काफी क्रूशियल पीरियड है, 1965 से 67 का। इस पीरियड में बिहार के अंदर अगर बात करें, वैसे तो कई राज्य थे जो अकाल की चपेट में आए, लेकिन मुख्य जो अकाल का जो फोकस का विषय है जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं वो बिहार है। और बिहार के लगभग 9 डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर अकाल की बड़ी समस्या रही। अनाज का उत्पादन जो पहले उससे पिछले साल होता था उससे आधे से भी कम मात्रा में अनाज का उत्पादन हुआ। तो अपने आप में एक बिहार में अनाज का संकट पैदा हो गया। ये और इसकी वजह से जो पिछले साल, जिस साल ये 1967 की हम बात करें, जो 1966 में जो मृत्यु दर थी वो बिहार में बढ़ के 34% अपने आप में बढ़ी, काफी मात्रा है। यानी कि 34 लोग 100 के पीछे ज्यादा मृत्यु हो रही थी 1967 में, अगर इसको 66 से कंपेयर करते हैं। यही पीरियड रहा कि हमको दूसरे देशों से, अमेरिका जैसे देश से अनाज को भी खरीदना पड़ा इसी पीरियड में। तो इसका परिणाम क्या हुआ, जब आप दूसरे देश से कुछ आयात करते हो तो आपके पास में जो विदेशी मुद्रा है, जो आप दूसरे देशों को अपने देश से कुछ सामान देते हो, ठीक है ना, उससे जो आप मुद्रा आपको दूसरे देशों की जो करेंसी मिलती है वो फिर आपने बदले में दे दी, तो आपके पास में विदेशी मुद्रा का संकट खड़ा हो गया। कहने का मतलब आपको और बहुत सारे डेवलपमेंट के काम करने हैं, जिससे दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है और बहुत तरह के विकास की परियोजनाओं में आप दूसरे देशों से मदद ले सकते हो। तो उसमें पैसे की आवश्यकता है, और वो पैसा आपकी विदेशी मुद्रा अपने संयुक्त राज्य अमेरिका से गेहूं के मंगाने में, आयात करने में लगा दी। या फिर बात करें इसी पीरियड में आप जो 2 युद्ध का संकट हुआ उसमें आपको काफी फाइनेंशियल लॉस हुआ, और उससे भी विदेशी मुद्रा का संकट पैदा होता है, क्योंकि आप साजो सामान मिलिट्री के इक्विपमेंट्स वगैरह दूसरे देशों से लेते हैं। साथ में अकाल से हमने अभी पढ़ा कि जो बिहार में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 22 कैलोरी का जो भोजन से एनर्जी मिलती थी, 22 कैलोरी जो उनको प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आहार के रूप में एनर्जी मिलती थी, वो मात्रा काफी अकाल की वजह से घट के 1200 कैलोरी पे आ गई। और जिसके अगर पूरे देश से कंपेयर करें या स्वस्थ एक इंसान के लिए 2450 कैलोरी जैसे मैंने कहा वो आवश्यकता होती है, तो इससे मृत्यु दर ऑब्वियसली बढ़ी, और माल न्यूट्रिशंस की जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ी बिहार के अंदर। जो पोषक तत्व जो है शरीर के अंदर, खाने के अंदर इतने पोषक तत्व जो बिहार की जो जनरेशन थी उसके शरीर में नहीं थे, उससे तरह तरह की बीमारियां लगी। तो अपने आप में ये काफी एक समस्या के रूप में रहा, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं कि इस आर्थिक जो खाद्य संकट है इससे बाहर निकलने के लिए भारत ने क्या किया। यहाँ पे हम हरित क्रांति की बात करेंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है ना। ये हरित क्रांति क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, आप जानते होंगे या नहीं जानते तो भी हम आज इसको डिस्कस कर लेने वाले हैं, ठीक है ना। ग्रीन रेवोल्यूशन, जब आर्थिक ये अनाज का संकट हमारे देश में खड़ा हुआ, फिर जाके हमारे राजनीतिक जो सरकार है, राजनीतिक दल जिसकी सरकार है देश में, उनकी आंखें खुली कि अनाज के उत्पादन को हमारे देश में बढ़ाने की जरूरत है, नहीं तो हमारे पास विदेशी मुद्रा है वो तो हम अनाज को खरीदने में ही लगा देंगे। तो उससे होता क्या है कि अमेरिका हमारे देश की पॉलिसीज के ऊपर, अगर हम अमेरिका से कुछ सामान लेते हैं
आयात किया हमने, जैसे गेहूं, तो हमारे देश की आर्थिक पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर उनका इंटरवेंशन हो जाता है। वो अपने फायदे के हिसाब से भारत की पॉलिसीज को तय करने में रोल निभाने लगता है। तो इसको ध्यान में रख के हरित क्रांति के अंदर अब ये ग्रीन रिवॉल्यूशन है क्या, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसा कि बेटे आप जानते हो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब पेड़ आपके खेती की पैदावार को बढ़ाने से संबंधित है, ठीक है ना। देश में हम जो खेती की पैदावार है उसको बढ़ाने के लिए हम हरित क्रांति देश के अंदर लेके आए, क्योंकि जब आर्थिक संकट हमारे देश में खाद्यान्न का संकट हुआ और खाद्यान्न से आर्थिक संकट खड़ा हुआ, और जैसे कि हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से अनाज खरीदना पड़ा, तो इसको ध्यान में रखकर हमने एक कृषि नीति को, एक नई रणनीति तैयार की, जिसके शुरू में सरकार ने जो खेती करने के लिए कुछ सरकार की तरफ से किसानों को कुछ मदद की गई, आर्थिक सहायता दी गई। और सरकार ने ऐसे नहीं किया, सरकार को जहां पर लग रहा था किसान वर्ग जो कुछ इकोनॉमिकली थोड़े डेवलप थे, उन राज्यों के अंदर देश की सरकार ने उनको नए क्वालिटी के बीज मुहैया कराए, गुड अच्छी क्वालिटी के बीज खेती के लिए मुहैया कराए, और साथ ही साथ नई तकनीक के बारे में उनको जानकारी दी गई, जिससे कि देश के अंदर कीटनाशक जो आपके पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं उनका इस्तेमाल करने के बारे में जानकारी दी गई। कुछ कृषि वैज्ञानिकों से लगातार संपर्क किया गया कि कैसे हम देश के अंदर ये आर्थिक संकट हुआ, जो खाद्यान्न का जो संकट हुआ, फूड की जो प्रॉब्लम हुई, ये समस्या दोबारा ना हो, किस तरह से निपटा जा सकता है। तो इस दिशा में कुछ कदम उठाए गए, और इसी में हम कदमों में अब बात जैसे किया कीटनाशक, बेहतर सिंचाई की सुविधा के ऊपर जोर दिया गया। एग्रीकल्चर के लिए कैसे आप सिंचाई बहुत जरूरी है खेती करने के लिए, अगर खेत को पानी मिलेगा तो पैदावार बढ़ेगी, तो इस दिशा में काम किए गए और इसका जो फायदा भी हुआ। लेकिन कुछ पार्टिकुलर क्षेत्र के अंदर इसका फायदा हुआ, हम बात करें तो हरियाणा के अंदर इसका फायदा मिला, ठीक है ना। हरियाणा के साथ में पंजाब में इसका फायदा मिला, और वेस्ट। तो ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का मुख्य जो एरिया रहा, जहां पर बात कर सकते हैं हम, चाहे तो ये हरियाणा है, पंजाब है, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी में जो हरित क्रांति का काफी फोकस रहा, क्योंकि इस क्षेत्र में जो जमींदार वर्ग है काफी समृद्ध थे और वो पैसा खर्च कर सकते थे खेती के विकास के लिए। तो लेकिन ये कह सकते हो इस ग्रीन रिवॉल्यूशन में आप 1960 के दशक में देश के अंदर जो खाद्यान्न का जो संकट था उससे हम उभर पाए। हमारे ये खाद्यान्न के मामले में हम आत्मनिर्भर हो गए, और कह सकते हो कि देश को एक बड़ी जो विदेशी मुद्रा का जो हम दूसरे देशों से अनाज खरीदने में खर्च कर रहे थे, वो हम आगे बचा पाने में सफल हुए। तो ये तो हो गया आपके ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में बात कर ली हमने, ठीक है ना। यहां से मैं इसको समाप्त कर देता हूं। अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं कि आगे क्या हुआ। आपने हरित क्रांति तो ला दी देश के अंदर, हरित क्रांति के बाद के जो बदलाव है उसके हम बारे में बात करते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया है, राइट। अब बाद के बदलाव के बारे में बात करेंगे। बाद के क्या क्या बदलाव थे उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, राइट। वो कौन से बदलाव है आप देखिए। आपके जो देश के प्राइम मिनिस्टर है जवाहरलाल नेहरू, उसकी 1964 के अंदर, मई 1964 के अंदर, मई 1964 उनकी डेथ हो जाती है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है। अब अपने आप में एक ऑफिस में रहते हुए देश के प्रधानमंत्री थे, उसी पीरियड में इनकी डेथ हो जाती है। अब क्या चेंजेस आते हैं, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री का बदलना अपने आप में देश की पॉलिसीज के ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर पड़ता है, और इसके बाद में कोई खास इंपॉर्टेंट पीरियड नहीं रहा। 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक, 9 जून
1964 से लेकर 11 जनवरी 1966, इस पीरियड में जो दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं वो लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो उनका जो पीरियड है वो काफी संकट भरा रहा। इसी पीरियड में हमें चाहे 1965 के युद्ध की बात करें जो पाकिस्तान के साथ में लड़ा, या फिर जो 1962 में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के पीरियड में जो 1962 में युद्ध हुआ चाइना के साथ में, तो इसका असर जो है देश की आर्थिक व्यवस्था के ऊपर पड़ा। और आप कह सकते हो ये ही एक पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हमारे देश में, लाल बहादुर शास्त्री की मैं बात कर रहा हूं, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और इससे किसानों का मनोबल काफी बढ़ा और इस वजह से देश के अंदर काफी जो अन्न का उत्पादन, इनका जो प्रत्यक्ष रूप से किसानों को इंपॉर्टेंस देना, मतलब अनाज का उत्पादन बढ़ाना चाहते थे इनके प्राइम मिनिस्टरशिप के कार्यकाल में, तो उसका काफी फर्क मिला। लेकिन इनका बेचारा जो पीरियड था ये बहुत ही संकट भरा हो गया देश के सामने, आर्थिक संकट। और फिर आप कह सकते हो कि इनकी भी जनवरी 1966 में 11 जनवरी को इनकी भी मृत्यु हो जाती है। जवाहरलाल नेहरू की भी 11 जनवरी 1966 को मृत्यु हो जाती है। डेथ ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर, ये आज का जो उज्बेकिस्तान है, सोवियत रूस में का उस टाइम हिस्सा हुआ करता था, वहां पर ताशकंद एक जगह है जहां पर पाकिस्तान के उस समय के प्राइम मिनिस्टर और हमारे देश के प्रधानमंत्री के बीच में एक समझौता होने वाला था, ताशकंद एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। और वहीं पर इनको हार्ट अटैक कहते हैं कि हार्ट अटैक हुआ और उसी पीरियड में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 11 जनवरी को इनकी मृत्यु होने के बाद में फिर आप बात कर सकते हो कि 19 जनवरी 1966 से लेकर मार्च 1977 तक ये काफी बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड होने वाला है। 1966 से लेके मार्च 1977, ये जो पीरियड है ये कार्यकाल है। मैडम इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ इंडिया, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर कौन थी उस पीरियड में? इंदिरा गांधी उस पीरियड में देश की प्राइम मिनिस्टर थी, राइट। तो इस पीरियड में जैसे देश के वो अपने आप में एक ताकतवर नेता के रूप में उभरी कांग्रेस के अंदर, और उन्होंने देश की जो पॉलिसीज है उनके ऊपर उनका काफी प्रभाव देखा गया। उन्होंने कुछ फैसले लिए जो पहले के फैसले के हल्का सा विपरीत गए, जैसे कि आर्थिक विकास में एक नया मोड़ आया इसी टाइम में। कांग्रेस की जो प्रणाली इससे पहले नेहरू की पीरियड में थी, उनकी मृत्यु के बाद में इंदिरा गांधी जब जैसे देश की नेता बनी, प्राइम मिनिस्टर बनी, उन्होंने एक उनके निर्देशन में अर्थव्यवस्था में काफी चेंजेस आए। जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी देश की उनको काफी इम्पैक्ट किया उन्होंने। और 1967 के बाद अवधि में निजी क्षेत्र के उद्योग हो या फिर इनके ऊपर काफी कंट्रोल, नियंत्रण रखा गया, प्राइवेटाइजेशन को कंट्रोल किया इस पीरियड में। और इसी क्षेत्र में जो मैंने बात की थी आपसे, 14 जो बैंक हैं उनको नेशनलाइज कर दिया गया, ठीक है ना। 14 जो बैंक हैं इनको राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। ये सरकारी बैंक इस पीरियड में माने गए, नेशनलाइज कर दिया गया। और इसी के साथ साथ आप देख सकते हो जो देश की जो पॉलिसी है वो सोवियत रूस को मॉडल को अपनाने लगी, साम्यवादी मॉडल है जो उसको अपनाना शुरू किया। जब हम बात करते हैं कि लिबरल इकोनॉमी से हाथ पीछे खींच लिया मैडम इंदिरा गांधी ने, जो मार्केट है, ओपन मार्केट की पॉलिसीज को सरकार के नियंत्रण में कर दिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो फैक्ट्री है वो सरकार के नियंत्रण में, बैंक है उनका सरकार के ऊपर नियंत्रण हो गया। तो इस तरह से साम्यवादी पॉलिसीज को मैडम इंदिरा गांधी ने अपनाने का कोशिश किया अपने टाइम में। और ये सरकारी नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था है, इसके ऊपर काफी बहुत ज्यादा दिनों तक सहमति नहीं बनी रही, बहुत ज्यादा दिनों तक ये नहीं चल पाया है पीरियड। और इसके धीरे धीरे जो है इसके जो प्लानिंग से जो रिजल्ट आने लगे उतने अच्छे रिजल्ट इस पीरियड में नहीं आए। और
मार्च 1950 से 1980 के दशक में भारत की अर्थव्यवस्था का जो सालाना है वो 3 से लेकर 3.5% की धीमी रफ्तार से आगे बढ़ी। तो जो मैडम इंदिरा गांधी के जो डिसीजन है वो काफी उल्टे पड़ गए। उनकी जो पहले से जो आर्थिक व्यवस्था है उससे 3 से 3.5% की रफ्तार से पहले की बजाय धीमी गति हो गई। आर्थिक व्यवस्था की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कीजिए तो वो काफी धीमा हो गया। तो इसका कारण क्या हो सकता है? जो प्राइवेटाइजेशन था उसमें काफी भ्रष्टाचार था और ये अकुशलता का दौर था। लोग इतने कुशल नहीं थे, कारीगर, और ज्यादा सकारात्मक भूमिका जो आप कह सकते हो जो उस टाइम की जो नौकरशाही है उसने नहीं निभाया। और इन सब का परिणाम क्या हुआ? देश के अंदर एक जो विश्वास जो बना हुआ था नौकरशाही के प्रति उसमें काफी विश्वास टूट गया और जनता का भरोसा नीति निर्माताओं के ऊपर से उठ गया। जो देश की पॉलिसी मेकिंग की बॉडी थी वो जनता का भरोसा इस पीरियड में उठ गया। और हम देखते हैं कि फिर अभी एक और बात कर लेते हैं, नीति आयोग का एक और हम आपका टॉपिक लेने वाले हैं इसमें। इसी के साथ फिर हम ये आपका चैप्टर खत्म कर देंगे। नीति आयोग कुछ नहीं, जो आपका प्लानिंग कमीशन है उसका नाम बदल दिया गया। पहले जो आपके जो नियोजन है, आर्थिक नियोजन है, प्लानिंग कमीशन है, उसके अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। नीति आयोग के भी अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर ही हैं, लेकिन कुछ चेंजेस आए हैं वो आपके सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंस है। हम नेक्स्ट वाले वीडियो में इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज आपने भूमि सुधार के बारे में बात किया, उसके क्या परिणाम रहे, साथ ही आपने बाद के जो बदलाव हैं जो देश के अंदर, देश की राजनीति के अंदर, जैसे प्राइम मिनिस्टर उस पीरियड के देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद में लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बनते हैं कुछ पीरियड के लिए, और उसके बाद में इंदिरा गांधी का एक लंबा कार्यकाल होता है जनवरी 1996 से लेके 1977 का पीरियड। ठीक है ना? तो ये पूरा आप चैप्टर करते रहिए, साथ में वीडियोस का रेगुलर देखिए। हर एक स्टूडेंट के ऊपर मेरी नजर बनी हुई है, हर एक स्टूडेंट के प्रेजेंस को मैं देख रहा हूं। आप काम के ऊपर